मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को यह सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो आम आदमी पार्टी का मुद्दा है, जिसमें पार्टी हाईकमान ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उप नेता पद से हटा दिया गया है, यानी उनको राज्यसभा में बोलने की अनुमति खत्म कर दी गई है। अब राघव चड्ढा जो आम आदमी मध्यम वर्ग के जुड़े हुए सॉलिड मुद्दे उठा रहे थे, अब उनको जिस तरीके से हटाया गया है वो राघव चड्ढा ने उस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। और वो तीखी प्रतिक्रिया में उन्होंने एक शेर में ही बयां कर दी है। उसी से उनकी तीखी प्रतिक्रिया का पूरा अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो ऐसा करने से कितने आहत हुए हैं। दोस्तों, उन्होंने पद से हटाए जाने पर, उनका संसद में बोलने का अधिकार छीने जाने पर जो तीखी प्रतिक्रिया करते हुए कहा, एक शेर पढ़ा, मैं दरिया हूं वक्त आने पर सैलाब बनूंगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं दरिया हूं वक्त आने पर सैलाब बनूंगा। और इससे बड़ी और चुनौती या उनके दुख की या प्रतिक्रिया कुछ नहीं हो सकती थी। दोस्तों, उन्होंने कहा, मैं तो अपने भारत देश के आम आदमी मध्यम वर्ग की जो आम जरूरत हैं, मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उनको संसद में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, सॉलिड तरीके से उठाता रहा हूं और पूरे देश में उसकी प्रतिक्रिया भी हुई है, पसंद भी उनको किया जाता है। उसके बावजूद उनको अपमानित करके संसद में उनसे बोलने का हक छीन लिया गया है और उनकी जगह अशोक मित्तल जो पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं, उनको उपनेता बनाया गया है। दोस्तों, ये तो खैर पार्टी का अंदरूनी मामला है कि वो किसको बनाते हैं, किसको हटाते हैं, ये चलता रहता है। लेकिन जो उन पर आरोप लगाया गया है कि उनकी पार्टी में सक्रियता या भागीदारी कम हुई है, वो पार्टी मीटिंगों में, जनसभाओं में या आंदोलनों में नहीं देखे गए हैं। लेकिन उसके बारे में राघव चड्ढा का पक्ष है कि वो आँखों की सर्जरी के लिए लंदन गए हुए थे, इसलिए आँखों में प्रॉब्लम होने के चलते, ऑपरेशन के चलते उनकी सक्रियता कम थी। ये एक नेचुरल कारण था जिसकी वजह से जो उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो पार्टी में भागीदारी, हिस्सेदारी कम हुई है, तो उन्होंने बहुत ही क्रोध में आकर भरे मन से पार्टी पर आरोप लगाया है। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ,
लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। दोस्तों, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के वो होनहार नेता सांसद हैं जिसे पार्टी का पोस्टर बॉय, पार्टी का ग्लैमरस चेहरा, पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी चेहरा, जिससे युवा वोटर कनेक्ट होता है, उनको इतना महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, आप जानते हैं कि वो मुंबई की अभिनेत्री परिणीति के पति हैं और उनकी शादी 2023 में ही हुई थी। दोस्तों, अब मुद्दा ये है कि जो उनका गुस्सा है वो जायज़ है या नाजायज़ है। दोस्तों, अब मैं कुछ वो आपके सामने मुद्दे गिनाता हूं जो उन्होंने आम आदमी मध्यम वर्ग के समस्याओं से लेकर उठाए हैं संसद में, और देश की जनता ने उस पर तालियां बजाई हैं और उन्हें पसंद किया है। दोस्तों, जैसे कि मोबाइल डेटा 28 दिन, महीने में 28 दिन देते हैं, उन्होंने कहा पूरे 30 या 31 दिन का दिया जाए। और इसी तरीके से जो मतलब वो मोबाइल डेटा मिस रिचार्ज जो किया जाता है, महीने के पैसे लिए जाते हैं और 28 दिन का रिचार्ज किया जाता है, उसको पूरे 30 और 31 दिन का माना जाए, पूरे महीने का माना जाए। डेटा पैक में भी यदि जो डेटा खरीदा जाता है, जो मोबाइल में पड़ा रहता है, यदि वो इस्तेमाल ना हो तो अगले महीने में वो ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। जब एक यूजर अपना मोबाइल फोन रिचार्ज कराता है तो उसे अपने रिचार्ज प्लान के हिसाब से डेली की डेटा लिमिट मिलती है, 1.5 GB, 2 GB या 3 GB प्रतिदिन। लेकिन ये डेली की डेटा लिमिट जो होती है रात 12 बजे समाप्त हो जाती है, जैसे ही दिन खत्म होता है, और ये अनयूज डेटा जो है ये फोरफीट हो जाता है, ये अगले दिन रोल ओवर या नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। कंज्यूमर से पैसा तो पूरे डेटा का लिया जाता है, लेकिन ये अनयूज डेटा, जो बचा हुआ डेटा होता है, ये एक्सपायर हो जाता है जैसे दिन समाप्त होता है। सर, फर्ज करिए कि महीने की शुरुआत में आपने अपनी गाड़ी में 20 लीटर पेट्रोल भरवाया, महीने के अंत तक 15 लीटर पेट्रोल कंज्यूम हो गया, 5 लीटर बच गया, तो क्या महीने के अंत पे पेट्रोल पंप वाला आकर आपको कहता है कि 5 लीटर पेट्रोल वापस कर दो क्योंकि उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई? नहीं, क्योंकि आपने पैसा पूरे 20 लीटर का दिया है। ठीक इसी तरह जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। और सर, चालाकी देखिए, आजकल के रिचार्ज प्लान्स में डेली की डेटा लिमिट होती है, मंथली की डेटा लिमिट नहीं होती, क्योंकि मंथली की डेटा लिमिट के अंदर मैक्सिमम डेटा की खपत का कंज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना ज्यादा होती है। एक महीने के भीतर या मान लीजिए 4-7 दिन कोई व्यक्ति व्यस्त है या बीमार है, लेकिन बचे हुए दिन में या जब उसकी छुट्टी होती है वो ज्यादा डेटा कंज्यूम कर सकता है। इसीलिए मैक्सिमम डेटा मंथली प्लान में कंज्यूम होता है। इसके चलते आज टेलीकॉम ऑपरेटर डेली की डेटा लिमिट वाला प्लान पुश करते हैं। सर, आज इंटरनेट सिर्फ एक एंटरटेनमेंट या मनोरंजन का सोर्स नहीं है, यह एक प्रकार से हमारे जीवन के लिए एसेंशियल बनता जा रहा है। इट इज लाइक डिजिटल ऑक्सीजन, हर चीज के लिए इंटरनेट चाहिए। और इसीलिए आज करोड़ों भारतीयों का जब लाखों जीबी डेटा रोज एक्सपायर हो जाता है, अनयूज्ड बचा हुआ डेटा, क्योंकि उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई, तो यह सवाल अब सिर्फ डेटा का नहीं है सर, यह कंज्यूमर राइट्स का सवाल बन चुका है। इसीलिए मेरी 3 स्पष्ट मांगे आज सदन में। पहली मांग, यह नियम बने कि डेटा कैरी फॉरवर्ड यानी कि डेटा रोल ओवर की सुविधा हर यूजर को दी जाए, यानी कि दिन के अंत पे आपका जितना जीबी डेटा बच गया वो अगले दिन के आपके डेली के डेटा पैक में जोड़ा जाए, वैलिडिटी के साथ समाप्त ना हो। दूसरा पॉइंट, अगर महीने के अंत में काफी बड़ी मात्रा में आपका डेटा एक्यूमुलेट अगर हो जाता है, बच जाता है, तो यूजर को
ऑप्शन दिया जाए कि इस डेटा की वैल्यू का एडजस्टमेंट वो अपने रिचार्ज प्लान के अगेंस्ट कर सके, यानी कि अगले महीने वो जितने वैल्यू की रिचार्ज कराता है उसमें से छूट मिले, डिस्काउंट मिले अनयूज डेटा की मार्केट वैल्यू के अनुसार। जैसे कि बिजली की खपत आप जितनी करते हैं, जितने यूनिट उतना ही पैसा भरते हैं, ठीक उसी तरह जितने जीबी डेटा कंज्यूम करें उतना ही पैसा वसूला जाए, उससे ज्यादा ना वसूला जाए। और थर्ड नियम जो बनना चाहिए वो ये है कि अनयूज डेटा को आपका डिजिटल एसेट माना जाए, और जिस प्रकार से हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर अलाउड होना चाहिए। यानी कि यदि आज मेरा कुछ बचा हुआ डेटा है डेली पैक के अनुसार, मैं अपना बचा हुआ 1-1.5 जीबी अपने परिवार वालों को। इसके अलावा उन्होंने एयरपोर्ट पर भयंकर महंगाई की बात की है कि जब आम आदमी एयरपोर्ट पर जाता है तो उसे 5 सितारा होटलों से भी ज़्यादा पैसे अदा करने पड़ते हैं, चाय हो, कॉफ़ी हो, नाश्ता हो, खाना हो। तो उन्होंने कहा है कि उसके लिए भी एयरपोर्ट पर एक वन नेशन वन पॉलिसी होनी चाहिए कि जहां पर पूरे देश के जो 150 के करीब एयरपोर्ट हैं वहां पर सबको सामान्य दरों पर चाय, नाश्ता, कॉफ़ी मिल सके, वहां पर ये लूट खसोट नहीं होनी चाहिए। सर, हवाई यात्रियों की एक शिकायत रही है कि एयरपोर्ट्स पर खाने पीने की चीजें बेहद महंगी मिलती हैं। इस मुद्दे को मैंने सदन में पहले भी उठाया था और सरकार ने जनता की परेशानियां देखते हुए उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की, जिसका मैं स्वागत करता हूं, जहां 10 रुपए की चाय, 20 रुपए का समोसा जैसी सस्ती चीजें मिलती हैं। लेकिन आज ग्राउंड रियलिटी सर कुछ और भी हैं। पहला, आज देश में लगभग 150 से ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन ये उड़ान यात्री कैफे अभी तक केवल 10 से 12 एयरपोर्ट्स पर ही शुरू हो पाए हैं। इसकी सुविधा कुछ ही एयरपोर्ट्स तक सीमित है। दूसरी, आमतौर पर पैसेंजर्स चेक इन और सिक्योरिटी कराने के बाद वेटिंग एरिया में अपनी बोर्डिंग जहाज का इंतजार करते हैं, जहां उन्हें खाने पीने की चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन एयरपोर्ट्स पर यह उड़ान यात्री कैफे चेक इन और सिक्योरिटी से पहले बनाए गए हैं, जिसका पैसेंजर को ज्यादा फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि चेक इन से पहले तो पैसेंजर बाहर का खाना पीना भी ला सकता है और खा सकता है। असली जरूरत तो डिपार्चर होल्ड एरिया और बोर्डिंग जोन में होती है, जहां पैसेंजर्स को लंबे समय तक अपनी फ्लाइट का इंतजार करना पड़ता है, और वहां पर यह कैफेज नहीं है। सर, थर्ड पॉइंट, इसके अलावा कई जगहों पर लिमिटेड काउंटर्स होने की वजह से लंबी लाइनें लग जाती हैं, खास करके पीक ट्रैवल टाइम में। लिमिटेड मेन्यू ऑप्शंस और कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स के कारण एक्सेसिबिलिटी इनकी लिमिटेड हो जाती है। सर, मेरा सरकार से अनुरोध है कि हर छोटे बड़े एयरपोर्ट पर, खास करके चेक इन और सिक्योरिटी के बाद वाले एरियाज में, इन कैफेज की शुरुआत की जाए और पैसेंजर्स को बेहतर फूड ऑप्शंस मिले, ताकि एयर ट्रैवल सचमुच में अफोर्डेबल हो सके। जय हिंद। दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने पितृत्व अवकाश, यानी पत्नी के साथ जब बच्चा पैदा हो तो पिता को भी पितृत्व अवकाश मिलना चाहिए, जिससे दोनों मिल बैठ के बच्चे की देखभाल कर सकें। दोस्तों, इसके अलावा डिलीवरी पार्टनर, जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट आदि जो डिलीवरी बॉय होते हैं, उनको 10 मिनट में दौड़ कर जाना पड़ता है, जिसमें कि उनको जल्दी पहुंचने में कई बार उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं और उनको जान भी गंवानी पड़ती है। तो इस तरीके की उन पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि 10 मिनट में ही उस पर उनको पहुंचना हो, और इस पर शायद कार्रवाई भी हुई है। वो 10 मिनट में पहुंचाने का कानून या नियम था, वो वापस कंपनियों ने ले लिया है। दोस्तों, इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं समझता हूँ कि राइट टू रिकॉल, कि जो भी सांसद हो, विधायक हो, यदि वो जनता के मुद्दों को नहीं उठाता है, उनके लिहाज से वो सही काम नहीं करता जिसके लिए उन्होंने चुनकर भेजा है, तो जनता को उसको वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। सर, आज मैं इस सदन में ये मांग रखता हूं कि जैसे इंडियन वोटर के पास राइट टू इलेक्ट है, वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है, तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। सर, राइट टू रिकॉल इज अ मैकेनिज्म दैट एम्पावर्स द वोटर्स टू डी-elect a नेता representative before the tenure ends if he fails to discharge his or her
ड्यूटी। सर, हम एमपी एमएलए चुनते हैं, उसके बाद अगर वो काम ना करे, अपने वादे भूल जाए, जनता से दूर हो जाए, तो 5 साल तक इंतजार करने के अलावा जनता के पास कोई ताकत नहीं है। कोई इंटरिम प्रोविजन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं, कोई करेक्टिव ऑप्शन नहीं। चुनाव से पहले नेता जनता के पीछे और चुनाव के बाद जनता नेता के पीछे। और सर, 5 साल इज टू लॉन्ग अ पीरियड इन दिस डे एंड एज। अगर एक गलत फैसला गलत नेता को चुनने का लिया तो लाखों लोगों का भविष्य अंधकार में जाता है और पूरा क्षेत्र पीछे जाता है। सर, वी कैन ट्रस्ट आवर वोटर्स टू इलेक्ट। हमें अपने मतदाता पे विश्वास करना चाहिए कि वो अपनी गलती बदल भी सके राइट टू रिकॉल की ताकत से। Sir, let me clarify that right to recall is not a weapon against politicians. It is an insurance policy for democracy. और भारत के संविधान में जब आप राष्ट्रपति को इंपीच कर सकते हैं टेन्योर के दौरान, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है, जजों को इंपीच करने के लिए प्रोसेस लेट डाउन है, यहां तक कि रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर आप सरकार बर्खास्त कर सकते हैं। तो एमपी एमएलए अगर आपका नॉन परफॉर्मिंग है तो उसको हटाने के लिए क्यों नहीं राइट टू रिकॉल मतदाता को देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने निजी अस्पतालों में महंगे इलाज और तौर तरीके पर भी उंगली उठाई थी और संसद में कहा था कि वन नेशन वन हेल्थ ट्रीटमेंट की वकालत उन्होंने की कि एक जैसा ही हो और वो निर्धारित रेट होने चाहिए जिससे आम आदमी मध्यम वर्ग को भी इलाज कराने में आसानी हो और उनके लत्ते कपड़े प्रॉपर्टी सब ना बिक जाए इलाज कराने में ही। तो दोस्तों, इसके अलावा जो एक और सबसे बड़ी बात है कि जब आज से 4 साल पहले पंजाब में जो चुनाव हुए थे तो पंजाब की जीत में राघव चड्ढा की एक बड़ी भूमिका थी। उन्होंने जिस तरीके से प्लानिंग बनाई थी तो वो किंग मेकर के रूप में उभरे और अपने दम पर आप पार्टी पंजाब में सरकार बनाने में कामयाब रही। तो इस तरीके के बुद्धिजीवी और कुशल नेतृत्व देने वाले राघव चड्ढा को जिस तरीके से अपमानित किया गया है वो सच में काबिल नाबर्दाश्त है और उनका गुस्सा अपनी जगह जायज़ है। और देखना ये है कि उनका जो गुस्सा है कहाँ जाकर ठहरता है और वो इस गुस्से को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। और उन्होंने कहा है कि जब भी वक्त मिलेगा मैं इस अपमान का बदला लूँगा। जैसे मैं एक बार फिर सुनाता हूँ, मैं दरिया हूँ, वक्त आने पर सैलाब बनूँगा। यानी जब मेरा वक्त आएगा तो जो मेरे साथ गैर इंसाफ़ी की है मैं इसका ज़बरदस्त जवाब दूंगा। अब दोस्तों, सवाल पैदा होता है कि वो ज़बरदस्त जवाब क्या हो सकता है। दोस्तों, मेरा मानना है कि यदि राघव चड्ढा आप पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो ये आप पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, घाटा होगा। और उन्होंने जो कहा है, प्रतिक्रिया व्यक्त की है, उसके अनुसार तो ये भी माना जा रहा है कि वो इस अपमान का बदला आप पार्टी को छोड़कर भी ले सकते हैं। कुछ मेरे सूत्र बता रहे थे पंजाब के कि जहां उन्होंने पंजाब में आप पार्टी की सरकार बनाने में किंग मेकर की भूमिका निभाई थी तो माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में वो शामिल होकर पंजाब में एक बड़ी भूमिका कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए उसी तरह निभा सकते हैं जिस तरीके से पंजाब में उन्होंने किंग मेकर की भूमिका निभाई थी और पहली बार आम आदमी पार्टी को पंजाब में सत्ता के मुकाम पर पहुंचाया था, जिससे कि आज वहाँ 4 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि वो भाजपा में भी जा सकते हैं। दोस्तों, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता कब क्या हो और आदमी का क्या मूड है। वो जिस तरीके से जितने गुस्से में हैं और वो अपने अपमान का बदला लेंगे, उस अपमान के बदले वो कुछ भी कर सकते हैं। भाजपा में भी जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा संभावना बताई जा रही है कि राघव चड्ढा कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और आने वाले अगले साल जो पंजाब में विधानसभा चुनाव हैं वहाँ पर उनकी खास भूमिका हो सकती है और पंजाब कांग्रेस में उनको एक खास भूमिका राहुल गांधी दे सकते हैं। तो दोस्तों,
देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान और राघव चड्ढा आने वाले दिनों में क्या फैसला लेते हैं। लेकिन इतना तय है कि पंजाब के चुनाव होने से पहले पहले वो आप पार्टी से विदाई ले सकते हैं, यदि उनको सम्मानजनक रास्ता नहीं दिया गया और सम्मान के साथ पार्टी में उच्च सम्मान उनको नहीं दिया गया तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन कांग्रेस सूत्र बता रहे हैं कि राघव चड्ढा को कांग्रेस में आने का निमंत्रण दे दिया गया है और आने वाले विधानसभा चुनावों में वो विशेष भूमिका निभाएंगे। अब दोस्तों इसमें कितना सच है कितना झूठ है वो तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना तय है कि राघव चड्ढा को बहुत अपमान महसूस हो रहा है और पार्टी के लिए और आम आदमी का सांसद होते हुए उन्होंने आम आदमी की आवाज़ उठाई है, मध्यम वर्ग की समस्याओं पर हमेशा बुलंद आवाज़ की है संसद में और उनको बहुत ही सम्मान के साथ सुना जाता है। हर एक पार्टी हर एक नेता और जनता उनको सम्मान देती है जिस तरीके से, जिन तौर तरीके से, सॉलिड तरीके से और उदाहरण के साथ वो जनता की समस्या को रखते हैं। भाजपा के पास उनका कोई जवाब नहीं होता। तो ऐसे महत्वपूर्ण नेता को यदि आम आदमी पार्टी खोती है तो ये उसका ही घाटा है। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो पिछले कुछ समय से अरविंद केजरीवाल की चमचागिरी नहीं कर रहे थे, उनकी जी हजूरी नहीं कर रहे थे, उनके हाजिरी नहीं लगा रहे थे। इससे ही नाराज होकर केजरीवाल ने उनका ये अपमान किया है और वो अपने अपमान का बदला जरूर लेंगे। तो दोस्तों देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।